मैं विनय कुमार जी से आग्रह करता हूं कि वो आएँ। हमारे पास अरुण कमल जी का समापन वक्तव्य होगा और हमारे पास मोहन साहब हैं, तो हम उनको भी छोड़ना नहीं चाहेंगे। कृपया अपनी प्रस्तुति 10 मिनट के भीतर भीतर करें। आप सभी विद्वज्जनों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं ऋषिकेश सुलभ भैया को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी वजह से मैं यहाँ आप लोगों के बीच हूँ, और संगमन के साथियों को भी जो इतना बढ़िया आयोजन किया। मैं अपनी बात चाक्षुष कलाओं के संदर्भ में करूँगा, यानी कि उसको आप लिमिट कर सकते हैं पेंटिंग, मूर्ति शिल्प, ग्राफिक्स, या जो नए माध्यम आ गए हैं कला के, उनके बीच में। तो ये जो विषय अभी रखा गया है, जब मुझे ये विषय बताया गया था, तो चाक्षुष कलाओं में दरअसल हम लोग इस तरह से बहुत काम करने के आदी रहे नहीं हैं। इन विषयों पे बहुत बात होती नहीं है। बहुत हमारे यहाँ चाक्षुष कलाओं में सब कुछ बहुत स्वच्छ है, साफ है, धवल है, उसमें बहुत इसकी गुंजाइश रहती नहीं है। पर जैसे मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि कला में अभिजात्य क्या है, तो एक समय था जब अभिजात्य की बात हो रही थी कला में, लेकिन पिछले 2 दशकों में कहना चाहिए कि कला में लोक और अभिजात्य का फ़र्क बहुत ही ख़त्म सा हो गया है, और बहुत ही आवाजाही है। इस दोनों के बीच बहुत ही आवाजाही है। अब अभिजात्य का अगर हम जातीय श्रेष्ठता से अगर करेंगे बात, तब उस तरह की बात रह नहीं गई है, क्योंकि विजुअल आर्ट्स में पूंजी की श्रेष्ठता हो गई है, आर्ट गैलरीज की श्रेष्ठता हो गई है। जो नीलामी करने वाली संस्थाएं हैं, क्रिस्टी और साउथबी, उनकी उसकी बात हो गई है। वो यानी कि अब पूंजी की श्रेष्ठता है। और दूसरी तरफ लोक कलाकार हैं, या अब लोक कलाकार ही को बात करेंगे तो लोक कलाकार में ही मुझे ये तय करने में बड़ी मुश्किल हो रही है कि लोक कलाकार में सिर्फ परंपरागत कला में जो लोग शामिल हैं उनको शामिल किया जाए, या जो पब्लिक आर्ट आज की तारीख में किया जा रहा है। बहुत सारे लोग पब्लिक आर्ट से परिचित होंगे, जिसमें कि शहरों में विभिन्न दीवारों पर आज पेंटिंग किया जा रहा है, तो उनको शामिल करें, या जो परंपरागत नहीं है उनको शामिल करें, ट्राइबल आर्ट को शामिल करें, या दलित जो कलाकार हमारे हैं। अब तो एक नया भी विचार विमर्श अभी आया है सबल्टर्न आर्ट का, इस पर भी बात होनी चाहिए। अब उसकी बात हो रही है। तो लोक में हम किनको शामिल करें, इसमें बहुत सारा मतलब फैलाव इसका बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक बात जो पहले भी आई है वो ये सच है कि लोक में जो चीज़ें हैं, आम जनता की जो चीज़ें हैं, वही हमारे अभिजात्य की चीज़ें हैं। उन्हीं से अभिजात्य लेकर काम करता रहा। इसलिए अब जैसे अभी हाल ही में मैं दिल्ली गया था, वहाँ एक बड़े आर्ट गैलरी में एक बड़ी प्रदर्शनी चल रही थी, जिसका विषय था थिंग्स आर वैनिशिंग बिफोर अस, यानी कि वो चीज़ें जो हमारे बीच से गायब हो रही हैं। और जो गायब हो रही हैं, चाहे वो क्राफ्ट की चीज़ें हों, यूटेंसिल्स हो, कोई भी चीज़ हो, वो उनको आर्टिस्ट किस नज़रिए से देख रहे हैं, ये एक वो प्रदर्शनी हम लोगों ने देखी। एक बात यह है। एक बात और आप समझें कि 2000 के पूर्व तक, वर्ष 2000 मतलब अगर हम लोग उसको लिमिट करें, उसके पूर्व तक सिर्फ गांव की चीज़ें, आम लोग की चीज़ें ही मतलब विषय बन रहे थे। पर 2000 के बाद जब से दुनिया बदली है, भूमंडलीकरण या तकनीकी विस्फोट जो हुआ हम लोग के बीच, मोबाइल आए, इन सब की वजह से जो परिवर्तन आया है, उन सब को लेकर के जो काम हो रहा है, वह काम लोक कलाकार भी कर रहे हैं, और जिसको हम अभिजात्य कलाकार कह रहे हैं वो भी कर रहे हैं। दिक्कत यहाँ है, ये समझने में बहुत मुश्किल है, हम लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। एक जैसे मान लीजिए बिहार का एक आर्टिस्ट है, कंटेम्प्रेरी आर्ट की बात करें, मॉडर्न आर्ट की बात करें, जिसको हम कंटेम्प्रेरी का कहने का मतलब ये है
जो मेन स्ट्रीम आर्ट जिसको कहते हैं यहाँ वर्तमान अभी कला का जो समय है उसमें हम लोग मेन स्ट्रीम आर्ट कहते हैं। एक पटना आर्ट कॉलेज से पढ़ा हुआ बच्चा जो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है या और निचली जाति से भी बिलोंग करता है, किसी भी हो, और इनकम वाइज भी देखें ग्रुप में तो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, और उसका काम जब आर्ट गैलरीज में जाता है और आर्ट गैलरीज में उसकी कीमत अच्छी खासी लगाई जाती है और वह धीरे धीरे उसका संस्कृताइजेशन हो जाता है, वो फिर अचानक अमीर कलाकारों के, अभिजात कलाकारों की श्रेणी में वो चला जाता है। तो आप इसको कहाँ रखेंगे, यह एक प्रश्न है, क्योंकि वो वहीं से आया होगा। हमारे कहने की बात नहीं है, हमारे बीच के एक आर्टिस्ट हैं बिहार के, नाम सभी लोग जानते हैं, निम्न मध्य वर्ग से आए, पटना में थिएटर किया और आज हिंदुस्तान के नहीं वो दुनिया के सबसे महंगे बिकने वाले कलाकारों में एक हैं सुबोध गुप्ता। तो यहाँ भी बड़ा ही कंट्राडिक्शन है जिस द्वंद्व की बात हम कह रहे हैं, क्योंकि उनके जो विषय हैं उनके विषय आम जनता के विषय हैं। वो किचन के बर्तनों को लेकर के वो स्कल्पचर बनाते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, वो बिहारी अस्मिता की बात करते हैं, वो गांव के धान के रखने वाले कोठी या कोठार को वो ले जाकर इंस्टॉल करते हैं, वो गोबर को इस्तेमाल करके अपना परफॉर्मेंस करते हैं, वह गोबर के बने हुए गोईठे का वो इंस्टॉलेशन करते हैं। तो ये फिर तो बहुत मुश्किल है ये कहना कि कौन सा चीज़ अभिजात्य की श्रेणी में है और कौन सा चीज़ आम लोगों के, आम जनता की श्रेणी में है। इस तरह से सैकड़ों उदाहरण है हम लोगों के बीच। और आज जो हमारे कलाकार जिन आर्ट गैलरीज में वो प्रदर्शित हो रहे हैं या डिफरेंट ऑक्शन हाउस जो हैं, नीलामी के बड़े घर जो हैं, उनमें जब उनकी कृतियाँ बिक रही हैं, ऊंचे दामों पे बिक रही हैं, तो पूरा का पूरा वो उनका कल्चराइजेशन है, वो कहीं है ही नहीं, फिर लोक कलाकार नहीं रह रहे। और यही बात आप देखिए फोक आर्ट्स में भी है। अगर हम लोग बात करें इसको थोड़ा और, हम लोग और भी करते हैं कि ऐसे अब कुछ पुराने आर्टिस्टों की भी बात करें, जामनी रॉय, नंदलाल बोस, सबका नाम आप लोगों ने सुना है। उसके अलावा बिल्कुल उनके बाद के दौर के अर्पिता सिंह, रवि अग्रवाल, अतुल भल्ला, सुधीर पटवर्धन, ये ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने लोक से बहुत कुछ लिया, कालीघाट पेंटिंग से लिया, पटचित्र से लिया और अपने ढंग से कंटेम्प्रेरी आर्ट की एक नई परिभाषा रची इन सब लोगों ने। लेकिन वो अभिजात श्रेणी में आज की तारीख में इसलिए चले गए क्योंकि उनकी कलाकृतियाँ आप अगर लेना चाहें तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि वो करोड़ों में बिकती है, हमारे रिच से बहुत दूर हैं, आम जनता से भी दूर हैं। जिनके चीज़ों को उन्होंने लिया उनके बीच तक उनकी चीज़ें नहीं जा पा रही हैं, जबकि वो हमारे देश के लीजेंड मूर्धन्य कलाकार रहे हैं। यही बात हम लोग लोक कलाओं में भी हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग पब्लिक आर्ट की बात करते हैं, यानी कि अभी मैंने कहा कि एक फॉर्म अभी अभी आया है, पब्लिक आर्ट किया जा रहा है, जिसको जन कला कह लीजिए। इसमें क्या है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को लेकर के हम पेंट करते हैं। पटना में भी आपने देखा होगा, कई बड़े शहरों में, दिल्ली में तो आर्ट डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, एक लोधी कॉलोनी के इलाके के सारे भवनों को लेकर उन्होंने पेंट किया और उसको कला का जिला घोषित किया। तो कहने के लिए पब्लिक आर्ट है, लोगों के बीच पब्लिक आर्ट के रूप में इसको रखा जाता है, पर इसमें हमारी जनता का कितना इन्वॉल्वमेंट है और हमारी जनता के कितने सरोकार उसमें अभिव्यक्त होते हैं, तो इसमें आपको निराशा हाथ लगेगी। यही बात फोक आर्ट्स में भी हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ भी आर्ट गैलरीज में जो बातें हम लोग देखें तो जो मिथिला, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग की बात करें, मिथिला पेंटिंग में भी पहले मैं बहुत ऐसे कहता हूँ कि मिथिला पेंटिंग में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको लेकर उसको काफ़ी अप्रिशिएशन मिला। विदेश के बहुत सारे लोग आए, है ना, जो मिथिला के रीजन में घूमते रहे, चाहे वो WG आर्चर से शुरू होता है और बहुत लंबी फहरिस्त है। अपने मुजफ्फरपुर में भी आप देखें तो यहाँ जो भूसरा गांव है, वहाँ सूजनी का काम यहाँ की औरतें करती हैं। एक कनाडा की महिला थी, प्रोफेसर थी, डॉक्टर एस्की मॉरिसन, वो भूसरा आई, उन्होंने काम देखा और उन्होंने यहाँ के कलाकारों को बाहर जाकर एग्जिबिट कराया, कलाकारों को दुनिया की सैर कराई, यूरोप ले गई, कनाडा ले गई। लेकिन आज वो कलाकार कहाँ हैं? आज वो कलाकार फिर उसी स्थिति में हैं, क्योंकि वो सिर्फ वो प्रोडक्ट बनाती हैं और वो प्रोडक्ट उनके मार्केट में जाता है बिकने।
लेकिन आज जब मैं कुछ वर्ष पहले जब भुसरा गांव गया तो मैंने वैसे ही देखा गांव की औरतों को, उन कलाकारों को जो दुनिया घुमाई थी वो उसी तरह से घूंघट कार कर बैठी हुई थी और अपना काम कर रही थी सुजनी का। तो ये हम लोगों को समझने की बात है। अगर हम लोग फोक आर्ट्स में बात करें और भी, जैसे मिथिला पेंटिंग में बात कह रहा था कि मिथिला पेंटिंग में भी अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो दुनिया की प्रसिद्ध आर्ट गैलरीज के लिए पेंटिंग्स बनाते हैं। तो अब तो यहाँ भी यानी कि लोक कलाकारों के भीतर भी एक नया अभिजात्य वर्ग पैदा हो गया है। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं मिथिला के जो दुनिया के बड़े आर्ट गैलरीज, हिंदुस्तान के बड़े आर्ट गैलरीज के लिए वो पेंटिंग्स करती हैं और लाखों रुपए में उनकी पेंटिंग्स बिकती हैं। एक स्थिति थी जिसमें हमारे पूर्व वक्ता जया जी ने और दूसरे लोगों ने भी कहा कि हमारे लोक कलाकारों का शोषण होता है। वह एक पक्ष है कि यह शोषण होता है, उसका दूसरा पक्ष ये भी है कि रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है और मीडियोक्रेसी बढ़ गई फोक आर्ट्स में, इनोवेशंस घट गए, नहीं है। जाहिर है कि जब वह हमारे कला की श्रेणी से हटकर जब वो प्रोडक्शन में चला जाएगा तो उसका वैल्यू गिर जाएगा। जो लोग कला को समझते हैं उनको पता है कि एक विधा है प्रिंट मेकिंग। प्रिंट मेकिंग वुडकट से किया जाता है ना, या दूसरे कई माध्यमों से करते हैं। तो उसमें एक बार में जब आप कोई चीज़ जिंक प्लेट पे या लकड़ी पे आप जब उसका उत्कीर्णन कर लेते हैं तो उसके बाद उसकी आप 8, 10, 15, 20 प्रतियां निकाल लेते हैं। तो लेकिन आप जब कीमत की बात करेंगे तो सामान्य कलाकृति और उस प्रिंट में काफ़ी अंतर हो जाता है, प्रिंट में काफ़ी कम हो जाता है। तो जहाँ प्रोडक्शन होता है एक ही चीज़ का, यानी डिज़ाइन के फॉर्म में जब चीज़ें आने लगती हैं, रिपीटेशन होने लगता है, तो वहाँ कीमत घटती भी है। तो ये भी मैं कहूँगा कि लोक कलाकारों में भी ये स्थिति है कि उनके यहाँ बहुत रिपीटेशन है। मैं मिथिला कई बार गया हूँ, मधुबनी कई बार गया हूँ और मैंने यह पाया है कि अब हर घर में लोग पेंटिंग कर रहे हैं और हर कोई कलाकार बनना चाहता है, हर कोई गोदावरी दत्त बनना चाहता है, बहुआ देवी बनना चाहता है या सीता देवी बनना चाहता है, जगदम्बा देवी बनना चाहता है। हर आर्टिस्ट के मन में वो ख्वाब है कि वो करें। संतोष दास बनना चाहते हैं जिनकी पेंटिंग्स लाखों में बिकती हैं। बड़े बड़े देश के और दुनिया के बड़े आर्ट फेयर्स में वो जाते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं। पर वो भी हम कह सकते हैं कि लोक कलाओं के भीतर के वो अभिजन हैं, उनके भीतर के वो अभिजात्य वर्ग हैं जो कि एक अलग क्लास हो गया है। वो बात भी नहीं करना चाहते। वो अंग्रेजी बोलने वाले ऐसे कलाकार हैं जो मिथिला के सामान्य गांव की जो महिलाएं हैं पेंट कर रही हैं या पुरुष पेंट कर रहे हैं, उनसे वो लोग बात भी नहीं करना चाहते। बल्कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे कई आर्टिस्ट हैं मैंने देखा है। क्योंकि मिथिला में देखिए एक डिवीज़न बहुत क्लियर कट है, आप सबको पता है कि वहाँ जो 3 डिवीज़न उसका है कि एक तरफ कायस्थ महिलाएं या कायस्थ फैमिली के लोग पेंटिंग करते हैं, दूसरा ब्राह्मण फैमिली के लोग पेंटिंग करते हैं और तीसरा जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं, ख़ास तौर पे दुसाध कम्युनिटी के लोग हैं, वो पेंट करते हैं। तो आपको जाकर बहुत आश्चर्य होगा अगर आप तटस्थ भाव से जाकर तीनों टोलों में भ्रमण करेंगे, रांटी, जितवारपुर या किसी भी गांव में जा कर के, तो आपको यह आश्चर्य होगा कि जो दलित कम्युनिटी के आर्टिस्ट हैं वो ज़्यादा इनोवेटिव हैं। उनके जो आर्ट वर्क्स हैं उनमें इतने विषयों का इतना विस्तार है कि हमारे दूसरे लोग क्या हैं भाई, वो परंपरागत पेंटर हैं। ज़्यादातर कायस्थ और जो हमारे ब्राह्मण पेंटर्स हैं वो आमतौर पे वही चीज़ कर रहे हैं जो वर्षों पहले से होता आ रहा है। लेकिन दलित जो कम्युनिटी के पेंटर्स हैं, हम जिसमें नाम भी हम लोग लेना चाहेंगे, जिसमें श्रीबन पासवान है, बिंदा देवी हैं, दुलारी देवी हैं, उर्मिला देवी हैं, श्रवण पासवान है, जमुना देवी हैं, शांति देवी हैं, चानो देवी हैं। इन सब के नाम ऐसे हैं जो बिल्कुल नए विषयों पे काम कर रहे हैं। खेत में काम करती हुई महिलाएं, स्कूटर चलाती हुई, स्कूटी चलाती हुई लड़कियां, मैंने ऐसे विषय जो आम दैनंदिन जीवन के विषय हैं उन पर वो काम करती हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो विभाजन है ये बहुत सीधा सीधा है नहीं, क्योंकि किसको कहेंगे अभिजात। आज की तारीख में ये
2000 के पहले तक तो ठीक था, जब एक मॉडर्न आर्ट का दौर था इंडिया में, देश में अपने चल रहा था, जिसमें देश के सारे बड़े आर्टिस्ट एक तरफ खड़े होते थे। जितने बड़े नाम आप लीजिए, चाहे वो नाम अमृता शेरगिल से शुरू करें, जामनी राय, रामकिंकर बैज, सतीश गुजराल, एम.एफ. हुसैन, जितने बड़े नाम आप लेना चाहें, वो सारे नाम एक तरफ हैं, और फिर बाकी पूरे देश के आम जो जनता के कलाकार हैं वो एक तरफ थे। लेकिन आज वो स्थिति भिन्न हो गई है। आज स्थिति भिन्न इसलिए भी है कि विषयों का भी इतना विस्तार हो गया है कि यह जो है अभिजात्य और लोक का जो रेखा है वह भी धूमिल पड़ती जा रही है, और इतनी आवाजाही है हमारे इन दोनों माध्यमों, दोनों क्षेत्र के लोगों में, कि अब तय करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है। मुझे याद आ रहा है, किसी एक हमारे वक्ता ने कहा था कि मूल जो आधार है, अभिजात्य हो या हमारे लोक कलाकार हों, इन सब के भीतर असली बात यही है कि कौन से मनुष्यता को चित्रित कर रहे हैं, हमारे मानवीय मूल्यों को चित्रित कर रहे हैं, जो हमारे नीड हैं, हमारा जो समय है, दरअसल उस समय को हम चित्रित कर रहे हैं। इसी से हमारा कलाओं का जो है मामला बनता है। ये विभाजन मुझे लगता है कि बहुत सीधे एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं है कि यह एक स्तरीय विभाजन की बात करता है, जबकि हम लोग कलाओं में अगर विभाजन देखेंगे तो इतना मल्टी लेयर्ड है, इतना बहुस्तरीय है कि हर चीज़ के भीतर कंट्राडिक्शंस हैं। तो कहना है ये डिफ़िकल्ट है। क्या ख़त्म कर दूं? तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूं कि ये मल्टी लेयर डिस्कशन है। कभी अगर मौका हो तो हम लोग को इसके और माइक्रो लेवल डिस्कशन में भी जाने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग कलाओं में, ख़ासतौर पे लोक कलाओं में जो शोषण हो रहा है, या जिसकी बात जया जी ने रखी थी, उस पर भी बात हो। लोक कलाओं के भीतर जो विषय लिए जा रहे हैं, लोक कलाओं के भीतर जो अपने दूसरे कंट्राडिक्शंस हैं, उन पे भी बात कर सकें, क्योंकि अभिजात्य कला जैसी कला समकालीन कला के दौर में कम से कम अब नहीं रह गई है, मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। बम्बई की लोकल्स में अगर आपने कभी ये दृश्य देखा हो या रेल यात्राओं के दूसरे अनुभव देखे हों, तो एक रेलगाड़ी जब आती है और जो खचाखच भरी होती है और स्टेशन पर रुकती है, तो किसी तरह से धक्का मुक्की के बाद एक दो लोग जब उसमें घुस जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो उनका सबसे पहला काम वो जो बाहर खड़े हैं उनको रोकना होता है कि भैया जगह नहीं है। अभी तक वो जगह ढूंढ रहे थे। तो लगभग यही दृष्टिकोण, यही परिदृश्य विनय कुमार जी ने लोक के संदर्भ में और लोक और अभिजात के संदर्भ में रखा। ये बहुत ही दिलचस्प था, मेरे ख्याल से सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। थोड़ी समय के